मैं सैयद हुसैन नकवी हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता परिषद में और साथ ही साथ नेशनल वॉलंटियर हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और इस समय हम लोग काम कर रहे हैं कार्यकारिणी है और साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं देश के उन पिछड़े हुए लोगों पे, उन शोषित एवं वंचित लोगों पे जो देश के आपके संविधान की इकाई है। लेकिन होता क्या है कि संविधान की इकाई का इस्तेमाल हम केवल तब करते हैं जब हमारे देश में वोट की राजनीति करनी होती, जब मतदान होता है तो हम अपने दोस्तों को पहचानना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमको उनको तब पहचानना है जब हमारे देश के लोग, जब एक संवैधानिक पद पे एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री हमारे देश का बन जाता है तो वो शुरुआत से लेके अंत तक हर उस व्यक्ति को साथ में लेके चले। अच्छा, ये जो अभी इस समय की देश की कानून व्यवस्था चल रही है, जी हाँ, उस पर कुछ आप अपना बताना चाहेंगे? देखिए, देश की कानून व्यवस्था जो हमारे ऊपर के उच्च जो हमारे नेतागण हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और देश के विभिन्न कार्यप्रणाली के संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, ये कानून व्यवस्था को तो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे देश की एक मिथ्या चलती है, मिथ्या कहती है कि आप पैसा दो और आपका काम हो जाएगा। उस मिथ्या से दूर होना होगा। हमारे उच्च अधिकारी जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले, उच्च प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, वो ये चाहते हैं कि देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, वो चाहते हैं कि देश की महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, वो ये चाहते हैं कि देश के लोगों के साथ रोजगार की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन जो निम्न स्तर के लोग बैठे हैं, जो बिना पूंजी के किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आज हमारा देश इस वजह से कानून व्यवस्था में भी पीछे होता जा रहा है और साथ ही साथ हमारे देश के शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति संकट में है। सर, जैसे कि इस समय की स्थिति करीब 1.5-2 साल से महामारी भारत में चल रही है, भारत के अन्य देशों में भी चल रही है, उसके चलते कुछ महंगाई बढ़ी है, जी हाँ, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो हमारी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की जो हमारी चीजें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम चिल्लाने लगते हैं कि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो हमारे उच्च प्रतिनिधि के माध्यम से भी यही संदेश आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट की रेटिंग होती है, इंटरनेशनल रेटिंग के हिसाब से हमारा फ्यूल का दाम बढ़ता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी धरना देती थी, प्रदर्शन करती थी और वो सत्ता में यही कह के आई कि महंगाई कम होगी, लेकिन हमको साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि महंगाई तो कम करने के लिए साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि हमने देश के संपूर्ण देश के निवासियों को, 80 करोड़ लोगों को हमने निःशुल्क आपको अनाज दिया, हम निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं। ये सब पैसा भी तो महंगाई दर में जोड़िए कि इन पैसों का भी तो इस्तेमाल कहीं ना कहीं महंगाई के स्तर पे हुआ है। अगर महंगाई किसी चीज की बढ़ाई गई है तो उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया है, उसको मैनेज करने के लिए हमने पैसे की व्यवस्था कहां से की है। कोई ऐसा तो नहीं कि हमको केवल विश्व बैंक हमको लगातार पैसा देता जाएगा कि आप देश को कर्जा देते जाइए। हमने चीजों को कहीं महंगा करके और कहीं सस्ता करके देश की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। अच्छा, कुछ विपक्ष पार्टियां जो कि इस तरह हमला कर रही है आपकी पार्टी में कि राम मंदिर में जो चंदा आ गया था उस पर बहुत घोटाला हुआ है, तो उस पर कुछ जानकारी आपसे देना चाहेंगे? देखिए, जो जमीन की कीमत न्यायिक तरीके से जो होनी चाहिए थी, रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसे जमा हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने अपने निजी खाते में पैसा डलवा लिया है। जो पैसा गया रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से उस जमीन की रजिस्ट्री की गई है। हाँ, जो मूल्यांकन की बात की गई उसके लिए विभिन्न लोगों ने बोला कि मूल्यांकन हुए हैं, उस मूल्यांकन रेट के अनुसार इसकी ये कीमत हो गई 2 करोड़ से 18 करोड़ रुपए हो गई। ये एक मिथ्या है। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा जो इस पर सवाल कर रहे हैं, क्या भाई साहब आपने कितने लाख रुपए का चंदा दिया, भाई साहब आपने कितने रुपए का चंदा किया। लेकिन आपको केवल मुद्दे उठाने हैं। आज हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बड़ी मुश्किल से एक हुआ है कि राम मंदिर के मुद्दे के बाद आज देश में राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है। हिंदू मुसलमान के बीच आपसी सामंजस्य बन गया है और इस मुद्दे को उठा के फिर एक खेल खेला जा रहा है कि हिंदुओं को कैसे उकसाया जाए और मुसलमानों को कैसे उकसाया जाए कि कोई हिंदू हितैषी बन जाए और कोई मुस्लिम हितैषी बन जाए और देश का जैसे नाश करते आ रहे हैं फिर से नाश करने का एक प्लान चल रहा है। और अभी जो महामारी के चलते कई परिस्थितियां गड़बड़ हुई थी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई और काफी मौतें बढ़ी हैं। जी हाँ, तो उस पर भी विपक्षियों ने काफी हमला किया है कि प्रदेश सरकार अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से कोई कार्य नहीं किया? मैं प्रदेश सरकार की बात क्यों करूं, मैं तो इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूं। अमेरिका इतना विकसित देश है, ऑस्ट्रेलिया है, विभिन्न देश हैं। जब वहां पे मौतें हुई तो वहां कंट्रोल नहीं हो पाए तो हिंदुस्तान के कोई वो अलग से कोई संजीवनी बूटी खा के आया था। लोगों के साथ जो हुआ ये दुखदाई है, लोगों की मौतें हुई, लेकिन प्रदेश सरकार और हमारे देश की सरकार ने जितना सहयोग किया है,
शायद ही विश्व की किसी सरकार ने इतना सहयोग किया हो। हमने केवल सहयोग नहीं किया, आसपास के देशों को अपनी माध्यम से सहायता देकर बता दिया कि हम कल भी तुम्हारे बाप थे, आज भी तुम्हारे बाप हैं और आने वाले समय भी तुम्हारे बाप होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम हमसे लेके गए हो। हमारी गीता, हमारी कुरान की टेक्नोलॉजी से आज अन्य देश भी विकास कर रहे हैं, और देश जो विश्वगुरु था, जिसके पास हर तरह की शिक्षा थी, हर तरह की टेक्नोलॉजी थी, आज उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विदेश भी विकास कर रहा है, विदेश भी विकसित हो रहा है। हमारे देश की कमजोरी क्या थी कि हम 70 साल से पिछले थे। हमें 70 साल तक के पहले जो हमारी स्थिति थी, अंग्रेज हमें उस स्थिति में छोड़ के गए थे कि हमारे पास एक सुई नहीं थी। आज हम हवाई जहाज से लेके सुई तक का निर्माण अपने देश में करते हैं। क्या ये छोटी हमारे लिए भूमिका है? क्या हमने छोटा विकास किया है? पहले हमें इसका जवाब कोई दे दे। अच्छा, ये किसान आंदोलन को लेकर के भी करीब साल भर होने वाला है, 8 महीना हो रहा है। अलग अलग जगहों पे कुछ किसान संगठन है जो अपने अपने स्तर से अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका भी यही है कि सरकार पे वो खाली जो है साध रहे हैं सारी चीजें। तो ये क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने किसान आंदोलन के लिए जो जो चीजें निकाली थी वो किसान के हित में है या नहीं? देखिए, चीजें किसान के हित में है कि उसको अधिकार है कि वो अपना अनाज किसी भी मूल्य में बेच सके। लेकिन मैंने पिछली बार भी, जब मैंने कई बार ये चीज बोली कि किसान के लिए बिल्कुल आया है, हितकारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया था कि किसान की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो निजी एकदम चीजें हैं कि खाद, अनाज, ये सब बीज, ये सब चीजों का मूल्यांकन कम कर दिया जाए। अगर इनका मूल्य कम कर दिया जाएगा तो साथ ही साथ किसानों की वृद्धि भी होगी और किसान को फायदा भी होगा। आज वो आजाद है, अपना अनाज कहीं बेच सकते हैं। लोग इसके में भी जवाब देते हैं कि भाई क्या पहले किसान नहीं बेच देता था प्राइवेट स्तर पे, लेकिन किसान के लिए एक निश्चित मूल्य होता था, कितना बेच देंगे। क्या उस निश्चित मूल्य में भी डिफॉल्ट नहीं होते थे? क्या वहां पे भी ऐसे लोग नहीं बैठे थे जो कालाबाजारी करते थे, 1800 का अनाज 1100 में लेते थे, आपके अनाज को डिफॉल्ट कर देते थे और फिर वही अनाज को वो प्राइवेट लोगों को 2000, 2500 के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से बेचते थे। आज कम से कम वो आजाद तो है कि वो प्राइवेट लेवल पे अपने अनाज को किसी भी मूल्य में बेच सकते हैं। कोई उसके लिए निम्न मूल्य नहीं है कि हमको इसके ऊपर नहीं बेचना है। ये एक आजादी है हमारे लिए। और जो किसान आंदोलन के लिए लोग खेल खेल रहे हैं, ये तब कहां थे जब सरकार जो है किसी और पार्टी की थी, तब इन्होंने किसान के मुद्दे क्यों नहीं उठाए? ये केवल अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, और राजनीतिक फायदा इसलिए उठा रहे क्योंकि इनका कोई वजूद बचा नहीं है। तो चलो किसानों को, बेचारे वो मासूम से लोग, उनको बहकाया जाए, उनको बलगलाया जाए और अपनी राजनीति से की जाए। और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल चला है, इसमें सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। जी हाँ। एक हमारी व्यवस्था थी कानून व्यवस्था, जी हाँ, वो भी पूरी तरह से चरमराई है। इस कोरोना काल का बहाना लेकर हमारे जो सरकारी पार्षद हो गए, जो जनता से, सरकार से रूबरू होते हैं, जो सब मिलाते हैं, वो सब भी आज ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कई शिकायतें आई हुई हैं और कानून व्यवस्था को लेकर आज पत्रकारों पर आए दिन हमला हो रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश का जो चतुर्थ स्तंभ है, जो संविधान का चतुर्थ स्तंभ है, मीडिया, इसकी आवाज, जब ये हक की आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है उन लोगों को जो गलत करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून हाईकोर्ट से भी आपका पास हो गया कि अगर आपको कोई एक धमकी भी देता है तो उसकी न्यायिक जांच करके उस पर जुर्माना एवं उस पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून बनाए जाते हैं लेकिन स्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं। गलत लोग, अपराधी लोग, आज देखिए बहुत से ऐसे नाम है जिनका मैं नाम लूंगा तो वास्तविक तौर पर उनकी घर की कुड़कियां हो गई। वो लोग जिनके ऊपर कभी पुलिस एक छापा मारने की बात छोड़िए, जज जो फैसला नहीं ले पाता था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये मौजूदा सरकार की देन है। इसके अलावा किसी सरकार की औकात नहीं थी कि उनके कॉलर पे हाथ डाल सके। आज उनको घर से निकाल के जेल भेज दिया गया। आज उनकी सुनवाई भी होती है, आज उनको सजा भी दी जाती है। आज हर तरह का वो कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से आ रही है, लेकिन हर चीज को पन्ने में संवरने में टाइम लगता है। किसी के पास कोई ऐसी बूटी नहीं है या लगन के चिराग नहीं है कि हमने बस घिस दिया और काम हो गया। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जैसा कि पिछले 10 सालों के पहले कुछ पार्टियां कहती कि पहले अच्छी थी, बेहतर थी, क्या उसकी अपेक्षा अब सुधार है या पहले? देखिए, कोरोना काल में अगर शिक्षा व्यवस्था चरमराई है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, लेकिन उस समय में हमने अपने लोगों की जीवन को बचा लिया, ये इंपॉर्टेंट। हम 1 साल के बाद हमारे 1 साल का ये नुकसान होगा, इसको हम आने वाले साल जरूर अपना कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर हम किसी के जीवन के साथ गलत कर देते, अगर किसी की मौत हो जाती, अगर किसी के साथ कोई दुखदायी घटना हो जाती, तो उसका जवाब देने के लिए फिर यही विपक्ष चिल्लाता कि भैया इतने बच्चे मार दिए, भैया इनके साथ ये हो गया। उससे बेहतर था कि हमने उनको
उत्तीर्ण कर दिया, उनको पास कर दिया, उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया, साथ ही साथ उनके जीवन को ही बचा लिया, उनका एक साल बर्बाद नहीं हुआ, उनको साथ ही साथ पास करके दिया है। हमने उनके साथ कोई नुकसान नहीं किया है, हमने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है। अच्छा, ये मौजूदा चुनाव की स्थिति क्या लग रही है आपको? चुनाव तो देखिए, हर घर मोदी है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, जय भाजपा तय भाजपा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूं और मैं ये जानता हूं कि अल्पसंख्यक के लिए माननीय मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। मैं शिया समुदाय से ताल्लुक रखता हूं और मैं देखता हूं कि हमारे शिया समाज से बहुत से लोग हैं जिनको अच्छे अच्छे पद पे बिठाया गया। अहले सुन्नत समाज, जिसको सुन्नी समाज कहते हैं, उससे भी अच्छे अच्छे लोगों को पद पे बिठाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को छला हुआ महसूस करता हूं कि जो प्रतिनिधि बन के आए हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए, जिसके लिए केंद्र सरकार बड़े बड़े फंड देती है, बड़ी बड़ी शिक्षा प्रणाली के लिए देती है, चिकित्सा प्रणाली के लिए देती है, उद्योग के लिए देती है, लेकिन वास्तविक तौर पे अभी जमीन पे वो चीजें नहीं पहुंच पाई है। मैं छला महसूस करता हूं अपने समुदाय को और मैं निवेदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि कृपया करके निचले स्तर पे जिनको आपने इसका पदभार दिया है, इनकी समीक्षा बैठक तो कीजिए और इनसे जरा पूछिए तो कि भाई साहब ये फंड वापस क्यों जाते हैं? क्या तुम्हारे पास उसके लिए लोग नहीं है, या तुम देने के हकदार नहीं हो, या तुम्हारे पास हैसियत नहीं है, या तुम्हारे कमीशन के हिस्से से नहीं होते जिन लोग तक इनका हक पहुंच रहा है। जैसे कि अभी आपने बोला जय भाजपा तय भाजपा तय हो गया है, जी हाँ, होगी, बिल्कुल जीत होगी। अगर कई बच्ची ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे पिछली बार कि अगर इस बार बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तो उसका इलेक्शन के रूपरेखा अलग। भैया बैलेट पेपर पे करवा लो या आदमी को खड़ा करवा के करवा लो या फिर ईवीएम पे करवा लो, जीतना बीजेपी को है। तुम्हारे पास पहले उस लेवल का कोई आदमी तो लाओ जो खड़ा होकर कहे कि मैं मोदी जी को टक्कर देने वाला हूं। पहले उस स्तर का आदमी खड़ा करो, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के स्तर का आदमी खड़ा करो, अन्य प्रदेशों में अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी खड़ा करो। वो जमीनी स्तर पे हमारा एक एक कार्यकर्ता बिना किसी लाभ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान बराबर से सहभागिता देके भारतीय जनता पार्टी को इस बार 100% वोट देगा। अपनी अपनी विधानसभा में जो पैसा लगाने वाले हो उसको भी समेट के रख लो, क्योंकि जीतना नहीं है, इस बार सबकी जमानत जब्त है। क्या सर जो आपकी जो इलेक्शन होंगे वो ईवीएम से होंगे? आप ईवीएम से होंगे, वेल एंड गुड। बैलेट पेपर्स होते हैं, वेल एंड गुड। किसी भी तरह से मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी 100% मतदान से इस बार जीतेगी। और ये चीज दिखती नहीं है क्योंकि आप अगर आप मीडिया पर हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग को ये चीजें मालूम है कि अगर आप कहीं पे भी जाके सर्वे कर लीजिए, 100 आदमी में से 90 आदमी भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करता है और जो 10 सपोर्ट नहीं कर रहा है वो अपने या तो निजी लाभ में नहीं कर रहा है या अपनी निजी खुन्नस में नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है।